हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का फोकस जो रहेगा कि हम लोगों को ये आइडिया हो चुका है कि एक वेक्टर जो हमारे पास व्हीकल है कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकता है, क्योंकि एज अ व्हीकल वह काम करता है। और जितने भी प्रॉपर्टीज थे वेक्टर्स के बारे में हमने कुछ बैक्टीरियल वेक्टर्स देख चुके हैं, है ना। तो और भी वेक्टर्स हम लोगों ने देखे, बहुत डिटेल्ड क्लासेस हुई है हमारी। दूसरी, अब उस वेक्टर में हम एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से उस वेक्टर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारा स्टेप था, याद करिए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना था, जब हम लोग उन दोनों को ही लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देंगे या फिर इंसर्ट कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसकी कॉपीज बहुत सारा बनाएं, जिनको हम लोग जीन क्लोनिंग कह रहे थे, ताकि हम लोग एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरिया में हम उसको इंसर्ट करके रखें, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे थे। तो उस बैक्टीरिया में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अपटेक होना कहलाता है उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए का अपटेक करेगा अपने सेल्स में, वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हम लोगों को ध्यान पे यह रखना है कि कौन सा सेल जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन कर रहा है और कौन सा सेल जो है वह बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम है। एक चुनौती हम लोगों के पास आएगी कि जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि उसमें हम लोगों को बहुत सारी कॉपीज मिल जाए, तो उस सेल में, या हमको ये बात पता है कि वेक्टर स्वयं रेप्लिकेशन कर सकता है क्योंकि उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एक पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यह जान सकते हैं कि उस रेप्लिकेशन के साथ साथ बैक्टीरियल सेल का भी जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो हम डिफरेंस कैसे जान सके कि बैक्टीरिया जो है उसने डीएनए को अपटेक, जो वेक्टर हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंसर्ट करके उस बैक्टीरियल में सेल्स में अपटेक करवाया है, कि वह बैक्टीरियल सेल जो है उस डीएनए को ग्रहण किया है कि नहीं किया है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जिस बैक्टीरिया में होगा या फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो अपटेक करेगा बैक्टीरियल सेल्स, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और उस बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ नहीं है, केवल अपटेक ऑफ डीएनए है बैक्टीरिया का। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपटेक करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का सेल्स कहलाएगा। तो हम उस चीज को चेक करें कि नहीं करें कि हमारे पास बहुत सारी कॉलोनीज आएगी बैक्टीरिया की, हमको चेक करना रहता है कि उन सेल्स में किन बैक्टीरियल सेल्स ने डीएनए को अपटेक किया। तो हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो हम लोगों को चेक ये करना है कि भाई ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुए कि नहीं हुए। तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स में किस तरह से किया जाता है, ये प्रीवियस क्लासेस से ही रिलेटेड है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस सिलेक्शन और स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप क्लासेस को पूरी अंत तक देखें, ये वाली क्लास को, हम और भी ब्रॉड एरिया की तरफ जाएंगे, हम लोग आर्टिफिशियल वेक्टर्स की तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल ही उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे।
ठीक, तो आप लोग सबसे पहले अपना अटेंडेंस लाइव चैट पे दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लास के रूप में एक क्लास हो रहा है, तो आप लाइव चैट में अपना अटेंडेंस दे करके रखेंगे। तो हम लोग सिलेक्शन और स्क्रीनिंग दो शब्द को अलग अलग करके देखेंगे। मैंने इसके बारे में वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज में बता करके रखा हुआ है, तो उसी चीज को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इसी बात को हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है जो डीएनए को अब ले लिया, ग्रहण कर लिया है, उस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को हमको सेलेक्ट करना है ताकि हम लोग उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पकड़ सके। तो बैक्टीरियल दैट हैव टेकन अप द डीएनए एंड ट्रांसफॉर्म्ड मस्ट बी सेलेक्टेड। उन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स का आइडेंटिफिकेशन देखने का प्रयास करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वेक्टर का ही यूज करेंगे, और हमको ये बात पता है कि वेक्टर्स के पास होते हैं मार्कर जीन्स, है ना। हमारे पास, हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था तब हम लोगों ने ये बात रखी थी कि वेक्टर के पास मार्कर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मार्कर जीन्स सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स में। अब आपको मैं पिछला फिर से याद दिलाऊं कि मार्कर जीन्स मुख्यतः दो तरह के रहेंगे, और मार्कर जीन्स को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सेलेक्टेबल मार्कर्स और एक स्क्रीनेबल मार्कर्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्रीनेबल मार्कर की तरफ जाएंगे। मार्कर का मतलब ही यही होता है, जैसे कि मैंने मार्कर से यहाँ पे लिख दिया है, ये मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, तो आपका ध्यान इस मार्कर्स में आकर्षित हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिस ब्लू मार्कर से सर ने लिखा है कि वह एकदम ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वेक्टर्स के संरचना हम लोग देखेंगे, अभी बनाएंगे हम लोग वेक्टर्स की संरचना जो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए। मैं केवल आउटलाइन ही बनाऊंगा। उन वेक्टर्स के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं कैसे सिलेक्शन करेंगे हम लोग, देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किन चीजों को सेलेक्टेबल मार्कर्स बोल रहे हैं, किस चीजों को स्क्रीनेबल मार्कर्स बोल रहे हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स की अगर अपन लोग बात करें तो ये जीन्स ऐसे, ये जो जीन्स है ऐसे प्रोडक्ट को कोड करेंगे, जीन्स है वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाने का प्रयास करेंगे, और ये ऐसे प्रोटीन्स को कोड करेंगे जो ऐसे प्रोटीन्स को कोड करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, एनकोड्स प्रोटीन ये ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करेंगे या कोड करेंगे जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के करेंगे। ठीक, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर्स तो ये क्या करेंगे, एनकोड्स प्रोटीन्स दैट अलाउस आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। आगे आप लोग लिख लेना, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर्स अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान पे रखे रहना। अगर आपने वेक्टर्स वाला लेक्चर देखा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं देखे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको आराम से देखें। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वह दो तरह के हो सकते हैं। ये मार्कर जो हैं ऐसे प्रोटीन को कोड करे जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करे। केवल ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बैक्टीरिया की ही ग्रोथ कराएंगे, बाकी किसी का ग्रोथ नहीं करवाएंगे। ठीक, या फिर इस कारण से हम लोग इसको बोलेंगे, अब ये ग्रोथ करवा रहा है, इस कारण से हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सेलेक्टेबल मार्कर। इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं जो डेथ कॉज करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के, कि भाई हम वही बैक्टीरिया में ऐसे ही डीएनए देखने को मिले जो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुए हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उनकी डेथ करा दी गई है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स दो तरह के होंगे, पॉजिटिव
और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेंगे, या ग्रोथ प्रमोट करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की, ठीक। और नेगेटिव सेलेक्टेबल मार्कर उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की डेथ कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे सेलेक्टेबल मार्कर में एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स, हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर में बहुत सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स थे, वो एग्जाम्पल रहेगा किसका, सेलेक्टेबल मार्कर्स के। अब ये जीन्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं हम लोग एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। तो ये मार्कर जीन्स, ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स रेस्पॉन्सिबल होंगे कि उन सेल्स को सिलेक्ट करने में या स्क्रीन करने में कि कौन सा जीन्स जो है, कौन से कॉलोनीज जो है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले हैं और कौन से नहीं है। इसको देखने का प्रयास करेंगे कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स लेते हुए, और इनके सिलेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि हम इस सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्क्रीनिंग का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस का बढ़ाते हुए, हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर से किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने एक वेक्टर पढ़ा हुआ था जिसका नाम था PBr322, अगर आपको ध्यान होगा तो PBr322 में हम लोगों ने देखा था कि उस PBr322 की मेन खासियत क्या थी कि उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था ताकि वह स्वयं रेप्लिकेट कर सके। दूसरा आप देख सकते हो कि उसके पास एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स थे, याद करिए पहले लेक्चर्स में इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है। एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करके रखी हुई थी कि अब ये एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स का काम क्या है कि एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक अगर मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तो यह उस एम्फिसिलिन का इस वेक्टर के ऊपर या उस सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस जीन्स कंटेनिंग वेक्टर अगर किसी सेल्स में गए तो उस सेल्स में अगर, और उस सेल्स का ग्रोथ ऐसे मीडिया में कराया गया जिसमें एम्फिसिलिन प्रेजेंट है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या है कि उस बैक्टीरिया को डेथ करवा दे, उसकी ग्रोथ को रोक दे। तो एम्फिसिलिन जो है उस सेल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास अगर ये वाला वेक्टर प्रेजेंट रहे जिसके पास एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स है तो वो कभी भी उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात अगर मैं ध्यान पे बताऊं, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के साथ साथ उस वेक्टर में PBr322 में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट थे। इसका मतलब अगर ये वेक्टर को किसी बैक्टीरियल सेल्स में इंसर्ट कर दिया जाए तो ये बैक्टीरिया सेल्स अगर उसके मीडियम में टेट्रासाइक्लिन या एम्फिसिलिन दोनों ही आ जाए तभी भी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस जीन्स है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन्स है। तो ये बात तो नॉर्मल वेक्टर की हो गई। तो जब हम लोग जीन इंसर्शन कर रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक बात और रखी थी कि इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स के पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट प्रेजेंट रहता है जिनको हम लोग बोलते हैं BAMH1। तो BAMH1 टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स के ऊपर होता है। ऐसे ही हम लोग और भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखे थे जो एम्फिसिलिन में भी प्रेजेंट थे। अभी फिलहाल मैं टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल ले रहा हूं, सेम केस एम्फिसिलिन के लिए भी रहेगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इस वेक्टर का यूज करना चाहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये कौन सा वेक्टर है फिलहाल आप जान लो, ये PBr322 है।
तो PBr322 का यूज 4361 बेस पेयर याद होगा आपको, है ना। इस यूज करने के लिए हम लोग एज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो लिया था, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों ने ऐसे साइट्स बनाए जो बैम H1 के कटने के बाद बने। बैम H1 जो है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन से ऑब्टेन्ड एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। ये एक स्टिकी एंड बनाने का काम करता है। तो जैसे ही अगर मैं इसमें बैम H1 इंक्लूड करूंगा, इस वेक्टर में डालूंगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के पास स्टिकी एंड्स बना देगा। और स्टिकी एंड्स बनाने का तात्पर्य यह है कि इसके बेसेस ओपन हो जाएंगे दूसरे डीएनए को ऐड करने के लिए। तो जैसे ही इसने स्टिकी एंड्स बनाया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं इस वेक्टर में इंक्लूड कर सकता हूं। कैसे कि मैंने बैम H1 डाला तो इसमें स्टिकी एंड्स बन गए और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया डीएनए लाइगेज की मदद से। अब देखिए ये स्टिकी एंड्स इस तरह से बनाएंगे, तो स्टिकी एंड्स बनाने के बाद इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस स्टिकी एंड्स के पास ऐड हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको तोड़ कहां से दिया, बैम H1 से। तो बैम H1 से मैंने इसको क्लीव कर दिया और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया इस टेट्रासाइक्लिन में। किसकी सहायता से, बैम H1। इस वेक्टर ने स्टिकी एंड्स बनाया। स्टिकी एंड्स बनाने के बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री लाइगेज एंजाइम से सील कर दिया, है ना। ठीक, चलिए अब मैं इस वेक्टर को बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। इंक्लूड कर दिया। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के पास जो सेल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे कि भाई इसके पास एम्फीसेलिन रेसिस्टेंट जीन्स है और इसके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स, जिसका काम क्या है कि वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में भी ग्रो करवाए, तो वो टेट्रासाइक्लिन का प्रभाव अपने वेक्टर के ऊपर कदापि नहीं होने देगा। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, इस पूरे जीन को डिस्टर्ब कर दूं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में, तब क्या ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा? सोचिए थोड़ा सा कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स जो ग्रो करवा रहा था किसमें, मीडियम में ग्रो करवा रहा था। अब देखो इस वेक्टर को बैक्टीरिया में डाल दूंगा तो ये बैक्टीरिया के पास एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स दोनों है। तो मैं एक ऐसा मीडिया लूंगा जिसमें एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगा, चाहूंगा कि ये बैक्टीरिया ग्रो ना करे, लेकिन ये बैक्टीरिया जरूर ग्रो करेंगे क्योंकि इनके पास एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट कर दूं, तब क्या होगा? तब इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स है उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको नीचे का पोर्शन देखने को मिल जाए। अब मैं क्या करूं, इस वेक्टर को पकड़ करके ऐसे मीडियम में ग्रो करा दूं, ऐसा मीडियम में ग्रो करा दूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हो। एंटीबायोटिक मैंने नया मीडिया लिया, उसमें टेट्रासाइक्लिन इंक्लूड कर दिया। तब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? जब इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला मीडिया ग्रो करवा दिया जाए, तब मैं क्या बोलूंगा, तब यह इस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के पास यह वेक्टर गया है उसमें यह नहीं ग्रो करेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको? इसकी ग्रोथ नहीं होगी।
ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यह ले सकता हूं कि भाई इसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वह तो इनएक्टिव हो गया क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां पे ग्रो करा दिया। ठीक, मैंने इंक्लूड करा दिया यहां पे। ठीक, अब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एक मीडिया लूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन मत डालूं, नहीं डालूं। ठीक, अब एम्फिसिलीन बस डालूं उस मीडिया में। अब टेट्रासाइक्लिन जीन तो डिस्टर्ब हो गया लेकिन एम्फिसिलिन जीन तो सही है। अच्छा, ये इस मीडियम में ग्रो कर पाएगा जिसमें एम्फिसिलिन प्रेजेंट रहेगा? ग्रो कर पाएगा ना? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि इसको केवल और केवल एलर्जी जो है वो टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि मैंने टेट्रासाइक्लिन के जीन्स में इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक, अगर मैं इस बैक्टीरिया, इसको मैंने उठाया और इस बैक्टीरिया में डाल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब इस वेक्टर कंटेनिंग सेल को मैं ग्रो कराने की कोशिश करूं इन एम्फिसिलीन कंटेनिंग मीडिया में, है ना? तब क्या होगा? तब आप सोच के देखिए कि ये 100% उस मीडिया में ग्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस वेक्टर के पास ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ना, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। उस वेक्टर के पास एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला गड़बड़ हो गया था। इस कारण से टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने टेट्रासाइक्लिन में इंक्लूड कर दिया है। तो मैंने इनएक्टिव कर दिया टेट्रासाइक्लिन को। अब क्योंकि ये वेक्टर जो है एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है, उसमें वो ग्रो नहीं करेगा। इस कारण से एम्फिसिलिन केवल मीडिया में डालूं तब वो ग्रो करेगा। लेकिन एक कंडीशन मैं ये भी ले सकता हूं कि अगर इस बैक्टीरियल सेल्स जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, अगर मैं उसको ऐसे मीडिया में ग्रो कराऊं जिसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों हो, तभी भी ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन मीडियम में प्रेजेंट है। तो आप देखिए कि मैं एक बैक्टीरियल सेल्स में सिलेक्शन कर पा रहा हूं, एम्फिसिलिन में ग्रो करवाऊंगा और जिस एम्फिसिलिन में मीडिया में ग्रो करवाऊंगा। इस बैक्टीरिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मेरे को चेक करना है कि वो टेट्रासाइक्लिन में गया कि नहीं गया। तो मैं क्या करूंगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूंगा तो ग्रो नहीं होगी। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, एम्फिसिलिन मीडियम में डालूंगा तो ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने जो जीन डाला है, क्योंकि मैंने वेक्टर तो BBR322 लिया है और मेरे को इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह पता है कि ये एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस दोनों में ही ग्रो करेगा। आप शुद्ध वाला देखिए ना, मान के चलिए आपने PBR322 वेक्टर यूज किया और इसको इस बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया। इन दोनों के पास तो टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस जीन्स दोनों ही हैं। तो ये वेक्टर जिसके पास रहेगा वो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ही ग्रो करेगा। लेकिन आपने क्या किया है, आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया। तो एक बार आपने टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया, एक बार आपने एम्फिसिलिन में ग्रो कराया। आपने क्या देखा कि टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा है और एम्फिसिलिन में ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 110% इंसर्शन जो है वो टेट्रासाइक्लिन में हो गया है और एम्फिसिलिन में ग्रो जो करेगा, एम्फिसिलिन में जो सेल्स ग्रो करेंगे वो बैक्टीरियल सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स कहलाएंगे। वो बैक्टीरियल सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बैक्टीरियल सेल्स कहलाएंगे। और बैक्टीरिया का वो वाला डीएनए कदापि, वो सेल्स कभी ग्रो नहीं करेंगे जिनके पास ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स नहीं हो। जिनके पास ये वेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा जिन सेल्स में, वो ग्रो नहीं करेंगे एम्फिसिलिन में। ठीक, और जिनके पास है वो एम्फिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने जीन ऑफ इंसर्शन टेट्रासाइक्लिन में या BAM H1 में डाला है कि नहीं डाला है,
इसको देखने के लिए मैंने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करा दिया। इसमें भी ट्रांसफॉर्म सेल्स ग्रो नहीं किए, बाकी सेल्स तो ग्रो करेंगे ही नहीं क्योंकि एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देगा। जिन वेक्टर के पास एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और उसके जीन उसको मैं एम्फीसिलिन में ग्रो करवाया तो ये 110% उसमें ग्रो कर जाए। तो आप देखिए इसमें मार्कर जीन्स क्या हो गया, एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स और टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये ही मीडियम में ग्रो कराने में मदद कर रहे हैं, हमको सिलेक्शन में मदद कर रहे हैं। हम देख सक रहे हैं कि कौन सा जीन्स, कौन सा सेल्स इस मीडियम में ग्रो कर रहा है, कौन सा सेल्स इस मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है। तो हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, स्क्रीन कर पा रहे हैं साथ साथ कि भाई हाँ ये वाला जो सेल्स है ये स्क्रीनिंग, ये वाला सेल्स जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड है, क्योंकि जो एम्फीसिलिन मीडियम में ग्रो किया वो स्क्रीनिंग वाला हो गया। तो हम स्क्रीन कर गए कि कौन सा सेल्स नहीं है ट्रांसफॉर्म्ड और कौन सा नहीं है। तो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में आपको ये एंटीबायोटिक या मार्कर जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट मैंने डाल कर रखा हुआ कि PBR 322 में अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन दोनों में ही इंसर्ट नहीं किया, आपने मिडिल पोर्शन में इंसर्ट कर दिया। अब इस वेक्टर के पास एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स दोनों ही प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है दोनों ही। और अगर मैं इसको एम्फीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन दोनों ही मैं ग्रो कराऊं तो ये और इसको मैं इस बैक्टीरियल सेल्स में डाल दूं तो इस बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ 110% होगी। तो एंटीबायोटिक्स की सहायता से मैंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स की सहायता से, देखिए यहां पे मैंने लिखा था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स की सहायता से मैं सिलेक्शन और स्क्रीनिंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का कर सकता हूं। अब एक टर्म आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टेट्रासाइक्लिन में इंक्लूड कर दिया, तो आपने टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिव कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को पढ़िए। सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से डील कर दिया। सेकेंड टाइप ऑफ मार्कर की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनेबल मार्कर, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनेबल मार्कर। तो ये बात तो सेलेक्टेबल मार्कर थी, आशा करता हूं आपको समझ में आया। मैं इस डायग्राम को ऐसे के ऐसे ही रहने देता हूं, इस पोर्शन में मैं स्क्रीनेबल मार्कर को डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा, है ना। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं स्क्रीनेबल मार्कर की तरफ, और स्क्रीनेबल मार्कर को अपन लोग देखने का कोशिश करेंगे। और स्क्रीनेबल मार्कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें जो वेक्टर हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है PUC19। तो PUC19 वेक्टर जो है वह स्क्रीनेबल मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्क्रीनेबल मार्कर्स होते क्या है, यह कलर्ड सब्सटेंस बनाएंगे, मतलब ये जीन रेस्पॉन्सिबल होंगे कलर्स डेवलप करने में। इसका मतलब हम लोग देख सकेंगे कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है अगर वही कलर शो कर रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, और जो कलर शो नहीं कर रहे हैं वो क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, हम इजीली इस चीजों को देख सकेंगे। ठीक है, और इस स्क्रीनिंग मार्कर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनेबल मार्कर को पढ़ते हुए हम लोग एक चीज और देख लेंगे जो कि रहेगा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी हम लोग इससे पढ़ करके देख सकते हैं। क्यों इनको हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोल रहे हैं, इसको भी ध्यान पर रख लेना। अगर आप PUC19 ध्यान पर रखेंगे तो उसमें एक एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स था, आपको ध्यान होगा, और एक और जीन्स ऐड थे जो कि लैक्टोस जेड जीन। आप लैकोपेरॉन में लैक जेड का फंक्शन देख चुके हैं कि ये एक जीन, ये एक प्रोटीन को कोड करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है। तो लैग जेड वाई ए हम लोगों ने देखा था। तो लैग जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज
एंजाइम्स को कोड करता है। POC19 मुख्य 2 जीन्स देखिए, बाकी सब जीन्स तो जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, इसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। अब आप देखिए ये POC19 जो वेक्टर है, इस POC19 वेक्टर में लैग जेड के पास फिर से हमारे पास BAMH1 प्रेजेंट रहता है। मतलब BAMH1 के साइट्स प्रेजेंट रहेंगे कहां पे, इस लैग जीन्स के अंदर। तो अगर मैं जिस प्रकार से मैंने इस पोर्शन को समझाया था वैसा ही इधर समझाने की कोशिश करूं कि लैग जेड जीन में हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, अगर अपन लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें मैं क्या करूंगा, BAMH1 का साइट प्रेजेंट है तो BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसमें डाल दिया। तो हुआ क्या, लैग जेड जीन जो है वहां से BAMH1 जीन की तरफ टूट जाएगा और स्टिकी एंड्स बनाएगा, और स्टिकी एंड्स जा करके कॉम्प्लीमेंटरी जीन ऑफ इंटरेस्ट के रहेंगे, और इस लैग जेड जीन में मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर से इंसर्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि ये जीन तो एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस का था, ऐसी का ऐसे ही यहां पे हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक, दूसरा आप देखिए कि यहां पे हमारे पास लैग जेड जीन था, लेकिन अब ये लैग जेड जीन में हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट था, जीन को हम लोग को इंसर्ट करना था या व्हीकल के रूप में ट्रांसपोर्ट करना था रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब आप देख सकते हो कि ये जो लैग जेड जीन है जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता था वो फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि हमने जीन ऑफ, क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे इंसर्ट कर दिया है। पहली चीज कर दिया कि नहीं कर दिया, तो लैग जेड जीन उस एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, कर भी दिया तो फंक्शनल नहीं होगा, याद रखे रहना। तो ये जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वह नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, नॉन फंक्शनल होने के बाद अब ये नॉन फंक्शनल हो गया। अब आप देखिए दूसरा स्टेप, अब इस केस में क्या किया आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इस लैग जेड जीन में इंसर्ट नहीं किया है। आप मान के चलिए एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट और लैग जेड जीन के बीच आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंसर्ट कर दिया आपने। अब आप देखिए इसके लैग जेड जीन को आपने छेड़ा नहीं है ना, आपने लैग जेड जीन को यहां पे छेड़ा नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वह फंक्शनल रहेगा। अब आप देख लिया, दो प्रोडक्शन आपने करवा दिया, एक में आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट में लैग जेड जीन इंसर्ट करवा दिया, लैग जेड जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड फंक्शनल क्यों करेगा? नहीं करेगा। फिर से आपने इनएक्टिव कर दिया, तो ये भी इंसर्शन इनएक्टिवेशन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लैग जेड जीन में नहीं इंसर्ट किया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है एंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ है वो फंक्शनल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब ये फंक्शनल हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे जिसके पास एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसको अपन बोलेंगे एक्स गैल। मतलब हम लोग ऐसा मीडियम बनाएंगे जिसमें एक्स गैल प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए एक्स गैल क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। और एक्स गैल को केमिकली हम लोग लिख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है ना। एक्स गैल को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिख रहे हैं मेरे साथ में तो फिर आप उसके साथ साथ लिख सकते हैं 5 ब्रोमो 4 क्लोरो है क्या ये? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइलिल
3 इंडोइल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड, इतना बड़ा नाम बोल दिया सर। तो एक्सगैल जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सगैल क्या है? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्या क्या आपको विजिबल हो इस कारण से। तो एक्सगैल क्या है? ये 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड। अब आप देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होगा कि वो गैलेक्टोपायरेनोसाइड जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उस पायरेनोसाइड उस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। लैक्टोस में भी वही कर रहा था, गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा था। कौन? यही। तो जैसे ही यह इस एक्सगैल के ऊपर, एक्सगैल मीडियम में हमने डाल दिया, अब ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला वेक्टर। हमने इस वेक्टर को उठा करके इन बैक्टीरियल सेल्स में डाल दिया। अब इस बैक्टीरियल मतलब अब हम लोग कर दिया, इस बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें? एक्सगैल मीडियम में। अब ये क्या करेगा? अब ये वेक्टर तो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये क्या करेगा? एक्सगैल को 2 भाग में तोड़ देगा, क्योंकि ये क्लीवेज करने का काम है। एक वो तोड़ेगा गैलेक्टोज में। अच्छा, ये कौन ही तोड़ सकता है? जिन बैक्टीरियल सेल्स के पास ये वेक्टर प्रेजेंट रहे। तो एक्सगैल में टूट जाएगा, और दूसरा टूटेगा 5 ब्रोमो, एक्सगैल किस में टूट रहा है? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ये गैलेक्टोपायरेनोसाइड को ही तोड़ा उसने, और कुछ थोड़ी तोड़ा, है ना। तो गैलेक्टोज जो है वो टूट गया एक्सगैल से, और 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल क्लीव कर दिया। कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो कि फंक्शनल प्रोडक्शन लैग-जेड जीन से हुआ। ठीक है सर, यहां तक भी क्लियर है आपका? ठीक। अब आप देखिए ये 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोइल, ध्यान से सुनना, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोइल जो है, यह डाइमराइजेशन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, ये आपस में डाइमराइज होंगे, और डाइमराइजेशन के प्रोसेस और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लू कलर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लू कलर। तो एक्सगैल एक कलरलेस सबस्ट्रेट था, इससे पहले कोई ब्लू कलर नहीं था। एक्सगैल कलरलेस है। ये क्या है? कलरलेस है। ये जब हम मीडियम में एक्सगैल डाला तो कुछ कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने दोनों चीजों को तोड़ा, तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल डाइमराइजेशन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से इस पूरे सबस्ट्रेट मीडियम, पूरे सबस्ट्रेट नहीं, जिस बैक्टीरिया के पास ये वेक्टर प्रेजेंट रहेगा, उस बैक्टीरियल कॉलोनीज को कर देगा ब्लू। तो कलरलेस प्रोडक्ट ने, जो एक्सगैल कलरलेस था, उसको कलर्ड प्रोडक्ट कौन किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, क्योंकि क्लीवेज करके। अब जिस बैक्टीरियल सेल्स के पास ये वेक्टर प्रेजेंट रहेगा, वो 100% ब्लू कलर का दिखेगा। तो देखो आपके पास ब्लू कॉलोनीज यहां पे बना दिया है, ये मैंने ब्लू कॉलोनीज बनाया है। और जो बैक्टीरिया सेल्स के पास ये वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, वो व्हाइट कलर के दिखेंगे, कलरलेस दिखेंगे। तो ये मैंने आपके सामने व्हाइट कलर सेल्स, व्हाइट कॉलोनीज बनाए हैं। तो आप कलर के माध्यम से जान पाएंगे कि कौन सा व्हाइट कलर कॉलोनीज जो रहेंगे, उसमें उस बैक्टीरियल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसमें ये वेक्टर गया ही नहीं है, इस कारण से ये ब्लू कलर शो नहीं कर रहा है। और व्हाइट कलर कॉलोनीज में ये हिस्सा हो गया जिसमें ये वेक्टर गए होंगे। तो एक्सगैल फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, फंक्शनल
जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तब मैं बता सकता हूँ। ठीक, तो उसमें हमने ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को इंसर्ट कर दिया। अब इसका जस्ट उल्टा सोचिए, क्या सोच सकते हैं कि अगर लैक जेड जीन में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो एक्सगेल को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो ये भी कलरलेस सबस्ट्रेट शो करेगा, मतलब ये व्हाइट कॉलोनीज ही बनाएगा क्योंकि इसके पास फंक्शनल गैलेक्टोसाइडेज नहीं है। तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं गया है, कि ये वेक्टर जा करके इस बैक्टीरियल सेल में अपटेक हुए हैं कि नहीं है, आप कलर के माध्यम से, ब्लू और व्हाइट के माध्यम से स्क्रीन कर पा रहे हैं। इसी कारण से इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो डिपेंड करता है कि आपने लैक जेन को फंक्शनल रखा है कि नहीं रखा है। अगर आपने इनएक्टिव कर दिया तो एक्सगेल में ब्लू कॉलोनीज नहीं दिखेंगे, वो थोड़ा सा केस क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। व्हाइट कॉलोनीज जो है और ब्लू कॉलोनीज डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग, तो आप स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये दो मार्कर्स आप लोगों के पास बहुत अच्छे से है कि आप सेलेक्टेबल मार्कर्स और स्क्रीनेबल मार्कर्स की मदद से, एक आपने देखा कि एंटीबायोटिक्स की सहायता से आप बैक्टीरियल सेल्स का चुनाव कर पा रहे जिसमें वो वेक्टर गया है। दूसरा आप देख सकते हैं स्क्रीनेबल मार्कर, जो कि जीन, ऐसे जीन डेवलप कर रहा है। देखिए इसमें जो जीन डेवलप किया वो लैक जेड जीन था जो कलर डेवलप के लिए रेस्पॉन्सिबल था। अच्छा, एक्सगेल जो है वो कलरलेस रहता है, एक्सगेल जो है वो कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही लैक जेड जीन ने एंजाइम प्रोडक्शन किया और इसको क्लीव किया तो उसने ब्लू कलर कॉलोनीज शो कर दिया। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स और स्क्रीनर मार्कर्स कितने इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए कि ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स की मदद से हम सिलेक्शन और स्क्रीनिंग दोनों ही कर पा रहे हैं कि आप सेलेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ ये वाले सेल्स ऐसे हैं, और आप ये भी बता सक रहे हो कि भाई हाँ ये ट्रांसफॉर्म सेल्स है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है। तो आपके पोर्शन में सिलेक्शन वर्सेस स्क्रीनिंग जो दिया वो यही है, और आपके में ब्लू व्हाइट सिलेक्शन दिया गया है वो ये वाला सेक्शन है सेलेक्टेबल मार्कर्स का। सिंपल सा प्रोडक्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा पता है कि लैक जेड जीन, POC19 में लैक जेड जीन, हम उसी वेक्टर का चुनाव कर रहे हैं जो जिसमें लैक जेड जीन हो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने एक्सगेल को दो भाग में तोड़ दिया, मतलब क्लीव कर दिया। बॉन्ड काम ही उसका गैलेक्टोसाइडेज बॉन्ड तोड़ने का। उसने एक उसका जो एक प्रोडक्ट है जो टूटने के बाद 5-ब्रोमो 4-क्लोरो 3-हाइड्रोक्सी इंडोल, ये कलर प्रोडक्ट, ब्लू कलर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बनाता है, डाई बनाता है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर की कॉलोनीज शो करेगा जिनके पास ये वेक्टर प्रेजेंट रहेंगे। तो आप स्क्रीन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आप स्क्रीन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आए तो आप इसको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स के थ्रू करेंगे, है ना। ग्रुप में मैं ये डायग्राम को भेज देता हूँ, और कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम गूगल मीट की सहायता से इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दूसरे बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो लोग नए हैं वो शायद एक बार में ना समझ पाए, तो आप 2 बार में भी देख सकते हैं इस वीडियो को। यूट्यूब में या पब्लिक में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और भी वीडियोस में आप लोगों के सामने लेके आके आऊँगा, आगे के पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी संडे, थैंक यू।